हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज। हम कुछ दिन पहले पहला क्लास लिए थे इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे थे। तो आज वही पहला क्लास का ये एक छोटा सा रिवीजन क्लास है। ये आपको हेल्प करेगा, गाइड थ्रू करेगा पहला लेक्चर का। ओके, तो अगर आप आज जियोलॉजी के कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, बेसिकली आप ये वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है learn.askgeology.in, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हमें पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था और वो ब्रिटिश मोनार्च के साथ, क्वीन एलिजाबेथ के साथ, एलिजाबेथ वन के साथ एक ट्रेड मोनोपोली के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक चार्टर साइन किए थे। ओके, फिर वो इंडिया पे आ गए और धीरे धीरे इंडिया के चारों तरफ जैसे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट, इस जगह पे अपना फोर्ट्स, फैक्ट्रीज, मिलिट्री बेस ये सब बनाने लगे। मिलिट्री बेस इसीलिए बनाने लगे क्योंकि ये एक बड़ा कंपनी थी, इसका खुद का आर्मी हुआ करता था, ईस्ट इंडिया आर्मी। इसीलिए मिलिट्री बेस की भी जरूरत पड़ती थी। तो सारे जगह अपने मिलिट्री कैंप और फैक्ट्रीज और फोर्ट्स ये सब बनाने लगे। तो तब जब सारी जगह पे उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो उसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक 24 मेंबर का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहता था। वो हर हर रीजन में, हर प्रोविंस में एक एक गवर्नर को अपॉइंटमेंट करते थे। जैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया। इस रीजन में ये सबसे पावरफुल पर्सन होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, सब कुछ यही देखा करता था। ओके, गवर्नर। फिर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे जीत गया। ओके, जीतने के बाद वो मुगल एम्पायर शाह आलम टू से दीवानी राइट्स, जिसे टैक्स कलेक्शन की राइट्स है, वो हासिल कर लिया। फिर एक सिर्फ वो मतलब जो एक बिजनेस के पर्पज से आए थे, उससे कुछ ज्यादा काम करने लगे, जैसे कि टैक्स कलेक्शन करना। तभी ब्रिटिश एम्पायर ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये सब जब पता चला उन्हें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रेगुलेट करने की कोशिश की। इसीलिए वो 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चेंज हुआ? तो जो वो गवर्नर, तीनों गवर्नर हुआ करते थे, यहाँ पे हम देखा है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे होते थे, बंगाल होते थे, मद्रास होते थे। तो गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल को वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए और उनके अंडर में बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, ये दोनों को उनके अंडर में ले आए। और उन्हें एक 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी पकड़ा दिया। इनके मदद से, मतलब इनका आज आज के अगर बात किया जाए, तो जैसे काउंसिल मेंबर होते थे हर टीम में, हर मिनिस्ट्री में काउंसिल मेंबर होते थे, सबका वोटिंग से काम किया जाता था। ऐसा एक मेंबर एग्जीक्यूटिव के काम के लिए उनका एक मेंबर, 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल पकड़ा दिया उन्हें। ओके, और ये जो पहले, ये सब उस रीजन का गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो गया, गवर्नर ऑफ मद्रास हो गया, उस रीजन का ये मोस्ट पावरफुल पर्सन होते थे। सारे डिसीजन यही लेते थे, जैसे वार किससे करना है, ट्रेडिंग का डिसीजन सब लिया करते थे। अब जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ जनरल बना दिया गया, तो वार एंड पीस का डिसीजन सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हाथ में दिया गया। तो सिर्फ गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल कैन टू द वार एंड पीस डिसीजन of any region, like in Madras, in Bombay, in Bengal, in all region, only Governor General of Bengal can take the war and peace decision. Okay. तो तब कैसा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैप? अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपॉइंटमेंट करता था, उनके साथ एक 4 मेंबर का एक काउंसिल हुआ करता था, और इनके अंडर में आते थे मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर। ओके, फिर 84 में 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। पीट्स इंडिया एक्ट में पीट बेसिकली उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर होते थे ब्रिटेन का। ओके, तो ये क्या किया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को सेपरेट करने की कोशिश किया गया है यहाँ इस एक्ट में। और एक नया बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक बॉडी, नया बॉडी क्रिएट किया गया टू हैंडल द पॉलिटिकल अफेयर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, वो पॉलिटिकल अफेयर देखने लगे, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखने लगे इंडिया में। ओके, और गवर्नर जनरल अभी भी पावरफुल पर्सन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनका एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है। ओके,
तो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल वो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी ओवरराइड करने का भी पावर रखते थे। ओके, तो ये अगर काउंसिल कुछ चीज में मत नहीं दिए, सहमत नहीं हुए, फिर भी गवर्नर ऑफ जनरल डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा प्रोविंस प्रोविंस भी था एक्ट में। ओके, 19 ओके, तो पहले जो 1600 में जो चार्टर साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश महाराज के साथ, तब वो चार्टर में कुछ चेंजेस हुआ करता है यहाँ पे, चेंजेस हुआ होता है, तो उसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं। तो 4 चार्टर एक्ट आते हैं 93 में, हर 20 साल में एक आता है। 93, 13, 1813, 1833 एंड 1853। ओके, 4 चार्टर एक्ट आते हैं। 93 का जो चार्टर एक्ट है वो गवर्नर जनरल को पावर दिया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, अगर ये राजी नहीं हुए किस बात से, फिर भी गवर्नर जनरल जो चाहते हैं वो कर सके। ओके, ये पावर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर को इंडियन रेवेन्यू से पेमेंट किया गया। ओके, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, इंडियन रेवेन्यू से ये पैसा ले रहे हैं। ओके, फिर 1813 की चार्टर एक्ट में क्या हुआ? 1813 की चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली साइन हुआ था चार्टर्स में, वो एंड कर दिया गया, सिवाय ट्रेड इन चाइना और ट्रेड ट्रेड ऑफ टी इन इंडिया। ओके, फिर 33 में आता है नेक्स्ट चार्टर एक्ट। 33 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है? वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था यहाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। नया पावर दिया जाता है, सिर्फ बंगाल का नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ओके, और बॉम्बे और मद्रास का लेजिस्लेटिव पावर भी छीना जाता है, मतलब कुछ कुछ काम भी वो नहीं कर सकते, सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। ओके, कुछ भी लेजिस्लेटिव का वो कुछ भी हो जाए, मतलब एजुकेशन हो गया कि ट्रेडिंग हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, सब गवर्नर जनरल इंडिया के हाथ में चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग काम पूरा बंद हो गया यहाँ से, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी इंडिया में, फुली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए हैं, और ब्रिटिश मोनार्की भी यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। ओके, 1853 में नेक्स्ट चैप्टर आता है। वो ये एक नया ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेपरेट करता है। तो बेसिकली अगर आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव का मतलब कुछ नियम को लागू करना, और लेजिस्लेटिव का मतलब नियम को बनाना होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल आज हमारा जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव आज हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जाता है, वो बेसिकली लॉ बनाते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, एग्जीक्यूटिव मेंबर जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब, तो ये क्या करते हैं? ये लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों को सेपरेट किया जाता है यहाँ पे। 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव के साथ साथ एक 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया जाता है। ओके, 1853 के बाद 1857 में सिपाही म्यूटेन होता है, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1807 बोला जाता है, बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है। इसके बाद से ब्रिटिश मुनस और ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डिसीजन लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, हमें खुद एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, वो पावर को खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर 1858 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाते हैं, जिसे गुड गवर्नेंस इन इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल हटाया जाता है, और वो सारे मोनार्स के हाथ में पावर ले लेते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पूरा पावर चला जाता है। तो ये हमारा जो ऐसा हुआ करता था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करता है, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर दिख रहा है, ये मिलिटरी सॉरी ये ट्रेडिंग अफेयर दिख रहा है, ये दोनों को हटा दिया गया। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दोनों को इवोलिश बैनिश कर दिया गया, टोटल अबोलिश कर दिया गया। ओके, तो तो अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? तो ये जो एक नया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है, उसे अब वाइस रॉय बुलाने लगे। वो वाइस रॉय के अपॉइंटमेंट होंगे, वो ब्रिटिश मोनार्च को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रिटिश के जो राजा है होंगे या रानी होंगे, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। और उनके साथ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स वो ब्रिटिश काउंसिल का एक मेंबर है, ब्रिटिश का जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का एक मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो उनका एक 15 मेंबर का एक काउंसिल होता है। और हम देखें कि पीछे में देखें, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर दोनों अलग
हो चुके हैं 53 के चार्टर्स एक्ट में। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है मैजिस्ट्रेट। ओके, ऐसे होता है एडिशन 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ओके, फिर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में सालों साल में कुछ कुछ चेंजेस किया जाता है। इन्हें हम काउंसिल एक्ट में बताया जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ये बेसिकली तीनों काउंसिल एक्ट है, 1861, 1861, 1893, 1892 एंड 1909। ओके, ये तीनों होते हैं काउंसिल एक्ट। ओके, तो ये तीनों काउंसिल एक्ट होते हैं। तो पहला काउंसिल एक्ट अगर देखेंगे, पहला काउंसिल एक्ट में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास से छीना गया था उन्हें वापस दिया जाता है। और इंडियन को ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लॉ बनाने की काउंसिल, ये तो इन्हें इंडियन को ऐड किया जाता है, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ये वोटिंग वोटिंग नहीं दे सकते, सिर्फ ऐड किया जाता है। और नॉमिनेटेड स्टाइल में ऐड किया जाता है, कोई इलेक्शन नहीं, नॉमिनेटेड स्टाइल में ऐड किया जाता है। और ये यही है लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ सेंटर में नहीं, प्रोविंसेस में, हर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हर प्रोविंसेस में भी ऐड किया जाता है। जैसे कि बॉम्बे का हो गया, मद्रास का हो गया, हर प्रोविंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड किया जाता है। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम क्रिएटेड। पोस्ट पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब आज जैसे लॉ मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, ऐसे इन सबको पोर्टफोलियो मिनिस्टर बोलते हैं। तो ऐसा यही सिस्टम 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में होम मिनिस्ट्री, 5 मिनिस्टर बनाए जाते हैं। ये चार एक काउंसिल मेंबर, अब 5 काउंसिल मेंबर हो गए हैं, ये एक नंबर बढ़ गया है 61 में। तो 5 कौन कौन सा डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, मिलिट्री, रेवेन्यू, लॉ, फाइनेंस, ये 5 मिनिस्टर, पांचों डिपार्टमेंट देखते हैं आज ए पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, और सिर्फ 5 के बाद और छठवा भी ऐड किया जाता है 1874 में, 1874 में। तो ये पब्लिक वर्क का नया ब्रांच ऐड किया जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम में। ओके, फिर 1992 का इंडियन काउंसिल एक्ट में किया जाता है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, ये 6 मेंबर का, इसे अब 16 मेंबर का बनाया दिया जाता है। ओके, और वो जो 10 मेंबर नया ऐड होते हैं, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन ऐड होते हैं। ओके, इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किए जाते हैं। ओके, तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर जो 10 मेंबर है, वो नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। और ये वोटिंग भी अभी भी वोटिंग ऑफिशियल मेजोरिटी से होता है। ऑफिशियल वो जो 6 लोग हैं इंग्लिश के, ब्रिटिश के, वो जो डिसाइड करेंगे वही वोट देंगे, वो इससे लॉ बनेगा, ना कि इंडियन जो आर्ड में है नॉन ऑफिशियल मेंबर उनकी वोटिंग। ओके, फिर 1909 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट, जैसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बताते हैं। मॉर्ले कौन है? मॉर्ले उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, और मिंटो मिंटो होते हैं उस टाइम का वाइसरॉय। ओके, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था, इसीलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसे बनाया जाता है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 16 मेंबर का होते हैं, उसे 60 मेंबर का भी बनाया दिया जाता है। और इसमें इलेक्शन शुरू किया जाता है। ओके, 1909 में पहला इलेक्शन शुरू हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ओके, और कम्युनल इलेक्टोरेट भी मुस्लिम के लिए क्रिएट किया जाता है। मुस्लिम के लोग सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे एक एरिया में। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक था, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए एक साजिश था। वो बहुत अच्छे से काम किया भी, जैसे आगे जाके इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट हुआ। ओके, तो अभी ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी सेंटर में चल रहा है। जो ब्रिटिशर्स है, उनका डिसीजन सेंटर में चल रहा है। वोटिंग उनका ही काउंट किया जाता है। लेकिन नॉन ऑफिशियल प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ किया जाता है। इंडियन की बातों को सुना जाता है, क्योंकि प्रोविंसेस में उतना पावर भी उतना नहीं था, उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी उतना नहीं था। उनके अंडर ज्यादा कुछ जैसे एजुकेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसे छोटे छोटे पावर्स थे उनके हाथ में, इसीलिए नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी उन्हें अलाउ किया जाता है। और ये जो 6 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना है, होम मिनिस्टर हो गया, रेवेन्यू मिनिस्टर हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया, जिसे आर्मी मिनिस्टर भी
आर्मी का मिनिस्टर, डिफेंस का मिनिस्टर बोल सकते हैं। ऐसे जो छह एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहाँ पे भी इंडियन को ऐड किया जाना शुरू हो गया है। और पहला जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा है, वो लॉ मिनिस्टर के हिसाब से अपॉइंट होते हैं इन 1909। ओके। तो ये सारे मिनिस्टर से सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर, जिसे हम कमांडर इन चीफ बोलते हैं, वो इंडियन नहीं ले सकते, वरना बाकी के सब इंडियन ऐड किए जा सकते हैं। ऐसा आ गया है। ये देखो, 1919 के बिफोर 1909 में, 1919 के पहले कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुआ करता था। वाइसरॉय वाइसरॉय ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों मिलकर इंडिया को चला रहे हैं। और वाइसरॉय के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये अब 60 मेंबर का हो गया है, 16 से बढ़ के 60 हो गया है 1909 में। और लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी को काउंट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर का हो गया। 74 में 5 से 6 हो गया था। और यहाँ पे इंडियन को ऐड किया जा रहा है। लॉ मिनिस्टर पहला इंडियन के सत्येंद्र नाथ सिन्हा बने। ओके। फिर आता है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम मॉन्टेगू गेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो मॉन्टेगू उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और गेम्सफोर्ड उस टाइम का वाइस। तो ये जो लेजिस्लेटर है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसे बाई कैमरल बनाया जाता है। बाई कैमरल अगर आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। दो हाउस बनाया जाता है, जैसे आज के यहाँ हमारा दो हाउस होता है, जैसे अपर हाउस लोअर हाउस, जिसे हम राज्यसभा लोकसभा बोलते हैं। उस टाइम से ये बात पहले शुरू हुआ था 1919 में। ओके। तो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों हाउस बताया जाता है, और एक हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया नया ऑफिस एक बनाया जाता है। तो ये हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो लंदन में बनाया जाता है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के कुछ पावर उन्हें दिया जाता है। तो उनके साथ ये मिलकर अभी काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। और क्या हुआ, वाइसरॉय अभी भी क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका 6 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो हाउस में डिवाइड कर दिया गया, बाई कैमरल कर दिया गया है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस जो पहले था वो अपर हाउस रहा, 60 मेंबर है, जो 5 साल के टेन्योर है उनका, 5 साल में इलेक्शन हो रहा है। इनमें डायरेक्ट इलेक्शन अभी शुरू हो गया है, 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, ये मेंबर चुने जा रहे हैं। और एक नया लोअर हाउस क्रिएट किया जाता है, जो 145 मेंबर का 3 ईयर का टेन्योर है। इसे अगर हम आज के टाइम के कंपेरिजन करें, इसे हम लोकसभा बता सकते हैं, ये राज्यसभा बता सकते हैं। ओके। तो 3 ईयर का टेन्योर होता है, 3 3 ईयर में इनके लिए इलेक्शन होता है। ओके। और क्या होता है 1919 में, 1919 में और कुछ चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि सारे काम जितने हैं, सब्जेक्ट जितने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितना सब्जेक्ट है, उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को और दो भागों में भी डिवाइड किया जाता है, जैसे रिजर्व लिस्ट और ट्रांसपोर्ट लिस्ट। इसे डायरची बोला जाता है, डुअल गवर्नमेंट भी बोला जा सकता है। तो डायरची बोला जाता है इसे बेसिकली। तो इसमें क्या होता है ना, सारे इंपॉर्टेंट काम, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस हो गया, जस्टिस हो गया, फाइनेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, वो रिजर्व लिस्ट में, प्रोविंस में एक रिजर्व लिस्ट में डाला जाता है। और एक ट्रांसफर लिस्ट में, जैसे लो ग्रेड कम लो छोटे मोटे काम, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब रखा जाता है ट्रांसफर लिस्ट में। और ये ट्रांसफर लिस्ट को काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में दिया गया है, गवर्नर के साथ। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को, काउंसिल इसे मैनेज करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ गया, तो ये जो लॉ बनेंगे तो ये लागू हो जाएगा। इसीलिए इसमें सब कम वैल्यू वाला चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ कुछ हद तक पावर दिया गया है। और ये गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पे लॉ बना सकते हैं, इसीलिए इसमें सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिस्ट, सारे सब्जेक्ट सारे लाया गया है। ओके। तो इसे हम डायरची बोलते हैं। ओके। सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, फिर फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को रिजर्व लिस्ट और ट्रांसपोर्ट लिस्ट, इन दोनों में डिवाइड किया जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ये जो डायरची है, डायरची को टोटल एबॉलिश किया जाता है। और प्रोविंसेस में भी बाई कैमरल लेजिस्लेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आज आज अगर हम कंपेयर करें, तो आज स्टेट में, कुछ स्टेट में, एग्जैक्टली 6 स्टेट में, कुछ नहीं, 6 स्टेट बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। ओके। तो वैसे प्रोविंसेस में भी ये दोनों बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर को अपॉइंटमेंट किया जाता है।
और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का 15 मेंबर का एक काउंसिल हुआ करता था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये 15 मेंबर का एक काउंसिल हुआ करता था, इसे एबोलिश करके इन्हें एक एडवाइजरी बॉडी, एक बड़ा पकड़ा देते हैं जो काम करने के लिए एडवाइस दे सके। ओके, तो और इम्पोर्टेंट चीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, फेडरल कोर्ट जिसे आगे जाके सुप्रीम कोर्ट भी हम बनाते हैं, जिसे ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब पहला वर्जन बोल सकते हैं इसे। और आरबीआई ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्रिएट होता है। ओके, तो बात यहाँ तक सीमित है, हमारा पहला क्लास में यहाँ तक हम पढ़े थे। फिर फर्दर हम शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट एक्ट कुछ नहीं रहा अब, अगर हम देखें तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का रह गया है, वो हम देखेंगे हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नेक्स्ट क्लास में। तब हम कवर करेंगे फर्दर 1934 से शुरू करेंगे कुछ चीज़ें, और 34 से जाके 1950 पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जन 26 में लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वहां तक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए।